अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, क्या इस्लामाबाद के अंदर बातें हो रही हैं कि पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट भी नून लीग के साथ मिली हुई है या मिल गई है, इसके हवाले से बात करेंगे। और साफ़ी जो है वो अपनी राय क्या दे रहे हैं। एक साफ़ी ने इमरान खान की माफ़ी और माफ़ी ना हवाले से एक तो मुतज़ाद सा बयान दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एडहॉक जजेस के हवाले से जो है वो भी बात करेंगे। और काजी फैसल साहब अपना नाम किस उसमें लिखवाना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहाँ पे इस टाइम खड़े हैं, उस पर भी बात करेंगे। शुरू हम करते हैं एडहॉक जजेस से। सीजेपी ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 एडहॉक जजेस जो है वो नामजद करने का कहा है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाएगा। वो 4 जजेस सरदार तारिक मसूद साहब हैं जो कि अभी मार्च में रिटायर हुए हैं। मज़र आलम मियाँ खेल साहब हैं जो 2021 में या 22 में रिटायर हुए हैं। इसी तरह मुशीर आलम साहब हैं जो कि इनकार कर चुके हैं आने के लिए। और मकबूल बाकर साहब हैं, ये वही मकबूल बाकर साहब हैं जो सीएम रहे हैं, एक्टिंग सीएम। अभी जब इलेक्शन हुए थे तो एक्टिंग गवर्नमेंट बनी थी, केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, तो सिंध में सीएम थे ये, सिंध के। तो 3-4 में से मुशीर आलम साहब तो चले गए हैं। वो कह रहे हैं मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहा हूँ और बड़ा मेरे लिए ऑनर है, ठीक है बुलाया। लेकिन बहरहाल इस वक्त 14 जजेस हैं। इस मुसरत हलाली साहिबानी थी, वो बीमार थी। 13 जजेस का बेंच बैठा था, 3 जजेस कम थे। तो 3 जजेस को पुर करने के लिए एडहॉक जजेस जो रिटायर हो चुके हैं, अपनी एज गुजार चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, उनको दोबारा लाने की कोशिश की गई। या बिल्कुल 3 जो जजेस हैं, तो 3 के नाम सजेस्ट किए गए थे। 17 जजेस होते हैं वैसे। तो अब पहली बात तो यह है कि इन जजों के हवाले से पहले बता दूं, मकबूल बाकर साहब जिस तरह मैंने सीएम सिंध का खैर रह चुके हैं, उनके ऊपर इल्जाम भी हैं। और माजी में भी वो काजी फैसा के साथ साथ रह गए, उनके रेफरेंस के हवाले से भी उन्होंने अहम फैसला दिया था, उसमें भी वो शामिल थे। और इसके साथ जो मियाँ मज़र मंदोखेल मियाँ खेल हैं, मज़र आलम मंदो मियाँ नहीं, मज़र आलम मियाँ खेल ये आपको याद होगा 2017 में एक काजी फैसल साहब की सरबराही में एक फैसला दिया गया था हुदैबिया पेपर मिल का। उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे। तो हुदैबिया पेपर मिल जिसके बारे में कहा जाता था कि ओपन एंड शट केस है शरीफ फैमिली के खिलाफ, तो जो काजी फैसल साहब ने फैसला सुनाया था कि ये टाइम बार्ड हो चुका है, ये ज़ायद मुद्दत है, इसको नहीं खोला जा सकता, ओपन एंड शट केस था, सारे सबूत मौजूद थे, सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर इसको बंद कर दिया गया। तो उसमें ये मज़र आलम मियाँ खेल साहब जो थे वो भी शामिल थे। इसी तरह के जो फैसले हैं चीफ जस्टिस साहब के बिल्कुल यानी कि काजी फैसल साहब के करीब समझे जाने वाले ये सारे जज हैं। जो मकबूल बाकर साहब हैं, उनका फ्राइडे टाइम में आया था कि उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अभी तक उनके सामने नहीं आया कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पहले वो जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस रहे, फिर जस्टिस इधर आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में रिटायर हो गए, एज पूरी होगी, उसके बावजूद उन्होंने सीएम सिंध के तौर पे सर्व किया। अब फिर पता नहीं वो कर आते हैं तो फिर उधर से भी इतने इल्जाम लिए हैं और इधर से भी। तो एडहॉक जजेस के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूं, 1996 में सज्जाद अली शाह के ज़माने में एक केस आया था, अल जिहाद ट्रस्ट केस उसका नाम था। उसमें कहा जाता है कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट जो थी उसके खिलाफ फैसला दिया गया था, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जाता है। अल जिहाद ट्रस्ट केस में कहा गया था कि कोई भी रिटायर्ड जज जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाया जाएगा। तो ये एक वो था। तो जहाँ के चीफ जस्टिस साहब बाकी नई नई मिसालें, अनप्रेसिडेंटेड मिसालें कायम कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं इस पे आता हूँ। लेकिन एडहॉक जजेस के हवाले से एक तारीख है। तारीख इस तरह से है कि जहां एडहॉक जज का नाम आता है जहन में, एक लफ्ज जहन में आता है, वहां पे नसीम हसन शाह साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिन्होंने कास्टिंग वोट दिया था भुट्टो साहब की फांसी के हक में, बाद में उन्होंने 2 इंटरव्यूज में इस गलती को माना था, तो वो एडहॉक जज के तौर पर लाए गए थे। जब जाहिर है एडहॉक जज बाद में गलती भी अपनी मान रहे हैं, एडहॉक जज के ऊपर एक किस्म का आप एहसान करते हैं, एडहॉक जज के तौर पर लेके आते हैं, वो देखे जी हम आपको एलिवेट करके लाए, तो फिर वो फैसले भी अपनी मर्जी के ही करवाए जाते हैं। तो ये है एडहॉक जजेस, जिसमें नसीम हसन शाह का सर फहरिस्त था। और कास्टिंग वोट अगर वो ना होता तो सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड नहीं किया जा सकता था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में किया, ज़िया-उल हक के दौर में। और भुट्टो की जो फांसी लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी उसको कायम रखा था। 7 जज टोटल थे और 4-3 की मुनासबत से था। तो 4 में एक वोट जो था वो एडहॉक जज जनाब इनका था। बाद में उनको जज को उसी साल जब इन्होंने ये सजा सुना दी थी, इनको जून 1979 में पक्का कर दिया गया था। तो ये है एडहॉक जजेस। इससे कैसे काम लिया जाता है ये है। अब आते हैं दूसरी तरफ के बड़े केस पेंडिंग पड़े हुए 54,000 और 57,000 जनाब। चीफ जस्टिस साहब आपको आए हुए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 11
10-11 महीने हो चुके हैं आपको आए हुए। जब भी कोई बंदा आता है सबसे पहले पेंडिंग केस के हवाले से दुश्मन भी तारीफें करते हैं आसिफ सईद खोसा साहब की, जो उन्होंने आगे काम करने की कोशिश की थी, जो कुछ भी काम किया था उसके पेंडिंग केस के हवाले से। आपने 10 से 11 महीने इसी चक्कर में गुजारे कि सियासी केस कौन सा आएगा, किस सियासी केस में मैंने बैठना है, किस केस से ऐसा है जो सेंसिटिव नोयत का है और मैंने जान छुड़ानी है। सर 10 से 11 महीने आप ये काम करते रहे, उस टाइम आपको पेंडिंग केस जरा से भी याद नहीं आए। अब जब आने वाले जज हैं उन्होंने आके प्लानिंग करनी, जो कुछ करना है, उनके सर के ऊपर आप क्यों एडॉक जजेस बिठाना चाह रहे हैं? वो सिर्फ इस वजह से बिठाना चाह रहे हैं, कोई पेंडिंग केस का आपको फिक्र नहीं है बिल्कुल। आपने सिर्फ इस वजह से बिठाया कि रिजर्व सीट में तो चले दोबारा रिव्यू जाएगी अगर उसके पास सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तो हो सकता है वही 13 जज सुने। लेकिन ये जो पार्टी के बैन का फैसला हो रहा है उसमें आप जाते जाते जो एक काम करना चाहते हैं, और ये काम आप इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं, और आपके जहन के अंदर आपके हवाले से जिस तरह मशहूर है कि आप जिस तरह दिल में बिठा लेते हैं, जहन में बिठा लेते हैं बात को, जिस तरह अभी मेरे ख्याल में इन 8 जजों के हवाले से आपने बिठा ली है, और शिकस्त जो है वो आप नहीं खाना चाहते, तो इसलिए आप एक तोहफा देना चाह रहे हैं। अभी जब आप बात होती है चीफ जस्टिस साहब डिफेंसिव नजर आते हैं 13 जनवरी के फैसले पे, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्होंने पीटीआई को जो था वो इंतखाबी निशान वापस लिया था, इंटर पार्टी केस का जो नाम दिया जाता है, अब हर जगह उसको डिफेंड करते हैं। सुप्रीम ईसीपी का हो सकता है इसमें कसूर है, इस वैसे तो ईसीपी का कसूर ही कसूर है, डेट इलेक्शन लेट, फॉर्म 47, फॉर्म 45, धांधली ये वो, लेकिन इस मामले में अकेले ईसीपी का कसूर नहीं है, उसको भी जो समझ आई थी वही कुछ किया था, तो उसमें काजी साहब का भी उतना ही कसूर है। तो वो काजी साहब हिस्ट्री में यही लिखा जाएगा, आपने एक जमात का जिसको फिर आपने किसी न किसी तरीके से माना कि ये जमात के ये बंदे हैं, बाद में रिजर्व सीट की इसमें उसमें आपने उस जमात के इंतखाबी निशान लिया इंटर पार्टी, और उसको वो खत्म करने की कोशिश की। ये स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी कि अब आप एक ऐसी ट्रेंड सेट करके जा रहे हैं, अलजाद ट्रस्ट केस को भी साइड पे कर दें। अभी भट्टो केस का फैसला आपने सुना है, नसीम हसन शाह के हवाले से भी आपने कुछ ना कुछ कहा होगा, वो भी एडॉक जज थे, उसको भी चले छोड़ दें, अलजाद ट्रस्ट केस को भी छोड़ दें। आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को, जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट वाकई आज़ादाना फैसले कर रही थी, उस टाइम आप अब तोहफतन हदियतन जो है वो 3 या 4 जज तोहफे में दे के जा रहे हैं, वो भी 3 साल के लिए, और वो भी नून लीग को क्योंकि सूट करती है ये चीज़ें, इसलिए तो ये मत करें। वो जितना बोझ सह सकते हैं आप तारीख में, आपको मेरे ख्याल में आप तो खैर से ज़्यादा भी सह सकते हैं, जिस तरीके से आपने जो पहले जस्टिस काजी फैसल साहब थे और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, तो खैर जस्टिस काजी फैसल साहब पे भी जब वो तारिक मसूद साहब के ऊपर, जो यही तारिक मसूद साहब जिनके ऊपर इतराज़ किया था, जिस जज को अब नाम दे रहे हैं खुशी खुशी, यही तारिक मसूद साहब थे, सरदार तारिक मसूद साहब। इन्होंने इतराज़ किया था कि मेरा केस नहीं सुन सकते, जब रेफरेंस आया था आरिफ अलवी साहब का इनके खिलाफ, तो वो रिक्यूज़ करके थे सरदार तारिक साहब। चीफ जस्टिस साहब के रिकॉर्ड के ऊपर कभी आज तक बात है ही नहीं है कि इन्होंने कभी रिक्यूज़ किया, वो नहीं। वो इमरान खान का केस भी बैठ के सुनते रहे, उस टाइम के जजों ने मना भी किया था कि ना सुने, आपके मुद्दई हैं, पार्टी हैं, वो ब्ला या आप उनके केस नहीं सुन सकते, वो रेफरेंस आया हुआ सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं माने थे। अब ये अपने नाम ये चीज़ें करवाना चाहते हैं, तो ये है एडहॉक जजेस को लाने का असल मुद्दा। अब मैं आता हूँ जनाब, पहले तो आज एक शो लगा जिसमें शाहजेब खानजादा साहब के साथ आसमा शिराजी, मुनीब फारूक और मुजीबर रहमान शामी साहब और सुहेल वड़ाइच साहब बैठे हुए थे। उसमें मुजीबर रहमान शामी साहब ने कहा कि बिल्कुल अदालती फैसला है, होते कौन है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद न कराया जाए, क्योंकि मुनीब फारूक वगैरह ने आज बात की कि अदालती फैसले पर तय हो चुका है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, इन दोनों के गठजोड़ की वजह से, कि इसके हुकूमत के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाएंगे। तो इन्होंने कहा शामी साहब ने कि होते कौन है कि एक अदलिया, आला अदलिया फैसला दे और उसके फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो सके, होते कौन? फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने मोरल इस तरह की बातें की कि पार्टी के ऊपर कभी पाबंदी नहीं लग सकती। उन्होंने सुकरात का भी नाम लिया, अगरचे बाद में जो था वो सुकरात और जो जिसने जहर का प्याला पिया था वो क्या था, उनका भी नाम लिया गया। तो बाद में मुनीब फारूक ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया, लेकिन बहरहाल सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा पार्टी पर पाबंदी नहीं लग सकती, ट्रस्ट इदारों के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट था। इस सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व सीट वाले फैसले ने वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बहाल किया है, उसको बढ़ाया है अब उसको ट्रस्ट को इसके ऊपर, इदारों के ऊपर। तो इदारे जब, अब इमरान खान का अकेले का मसला नहीं है, अब जुडिशरी भी है, तो लगा लें फिर जो एक तो पहले इस्टेब्लिशमेंट देख ले, अगर पहले तो सिर्फ इमरान खान को 9 मई का हवाला कह के बला बला कह के उनको कॉर्नर करने की कोशिश की उस पूरी पार्टी को, लेकिन इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके भी साथ दुश्मनी है। और नून लीग इस टाइम क्या खेल खेल रही है, खुल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, खुल के,
यानी कि वो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था वो बिल्कुल, मैंने कल भी बताया था, उनका असल जो है रूप यही है। वो सब बेचने के, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं। वो असल जिनकी पैदाइश जहाँ पे हुई थी वो उन्हीं के साथ जाके मिले। तो ये है जनाब सब असल। तो ये यहाँ पे नाम लिखवाना चाहते हैं इस वक्त। तो जब अकेले इमरान खान को आप काबू नहीं कर सके, अब आप जजों के साथ भी पंगा करेंगे। अब ये पहले एडहॉक जजेस के हवाले से जनाब साहब खिलाफ कराची बार कौंसिल भी खड़ी हो गई है, आज एक और भी पाकिस्तान बार कौंसिल के अंदर भी डिवाइड है। अब आप जब एडहॉक जजेस लेके आएंगे, जुडिशरी से पंगे करेंगे, फिर वो वकील खड़े हो जाएंगे, फिर सारी बार कौंसिल मिल जाएंगी। अभी तो डिवाइडेड है, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ी खूबसूरती से डिवाइड किया हुआ, फिर वो सारी मिलेंगी जब आके, फिर आपके खिलाफ खड़े होंगे, फिर आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी। तो ये है जनाब साहब ये एक गेम। और वो जो मुनीर फारूक साहब ने कहा कि देख लें जी, एक उसके ऊपर आके खैर शामी साहब ने उनको अच्छा जवाब दिया था, ये आप सुकरात और बुकरात के साथ मिला रहे हैं, जहर के प्याले के साथ। तो यहाँ पे तो 9 मई हुआ, यहाँ पे तो फिर उन्हीं के साथ जूते पहने बगैर चले जाएंगे अगर आज स्टैब्लिशमेंट मान जाइए, मुनीर फारूक साहब कह रहे थे। और देखें, मैंने कहा था कि माफ़ी नहीं मिली, आज देखें 8 महीने हो गए माफ़ी नहीं मिली। इसी लफ्ज़ से पहले, थोड़ी देर पहले, इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी होगी, स्टैब्लिशमेंट माफ़ी। आप एक चीज़ के ऊपर कायम रहे, क्या इस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं कि इमरान खान से माफी मंगवाना चाहती है? यही कह रहे हैं ना, शुरू आपने बात इधर से की, आप खुद जाके देखें आप शो को, उनको खुद नहीं पता था मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट कहती है माफी मांग ले, और इमरान खान साहब माफी नहीं मांग रहे, नहीं मांगी उन्होंने माफी। थोड़ी देर बाद जाके कहते हैं कि नहीं मिली उन्हें माफी अभी तक। ओ भाई, उसने माफी मांगी कब है? आपने बात अपनी शुरू किया कि माफी मांग ले, माफी तो उसने मांगी कोई नहीं, फिर आप कह रहे हो देखे जी 9 महीने से माफी नहीं मिली। दिमाग। तो ये था जो एक आज का मंजन था, जो आज चल रहा था पूरा दिन कि ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। तो अमल दरामद ना करवाने का फैसला, इसका मतलब है कि आप सारी जुडिशरी को अपने खिलाफ करेंगे, खा वो एस्टैब्लिशमेंट हो, खा वो हुकूमत हो। आप सारी बार कौंसल्स को अपने साथ करेंगे, खिलाफ करेंगे। आप पीटीआई तो पहले खिलाफ है, अवाम के अंदर जो पाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो वैसे ही आपने बैन किया हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप गिन के दिखा दें मुझे कितने साफी जो कह रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर बैन लगना चाहिए, आप गिन के दिखा दें। मैं शुरू कर देता हूँ। आसम शराजी खिलाफ, मोहम्मद मालिक खिलाफ, काशिफ अब्बासी खिलाफ, महर बुखारी खिलाफ, जावेद चौधरी खिलाफ, हामिद मीर खिलाफ, शाहजेब खानजादा खिलाफ, शहजाद इकबाल खिलाफ, कामरान शाहिद का मुझे नहीं पता, बाकी नदीम मलिक खिलाफ, आप नाम लेते जाएं। तो कौन ऐसा बंदा है जो ओपिनियन मेकिंग में जिसका किरदार है और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, और वो कह रहा हो कि पाबंदी लगनी चाहिए? आपके अपने तादी खिलाफ हैं, आप उनको साथ ही मिला रहे। आप एएनपी, जो कि सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है पीटीआई के आने से केपी में, वो जमात है एएनपी, और एएनपी खिलाफ वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता पाबंदी लगे। कौन कौन फजलुर रहमान साहब आपके साथ हैं, वो भी खिलाफ है। पीपल्स पार्टी ठीक है, दरमियान में खेल रही है अभी, लेकिन उनको भी अभी पता नहीं क्या करेंगे वो। सही इसमें मुनीर फारूक साहब कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वो कहीं नहीं जाएगी, और सुहेल वड़ाई साहब का भी मानना ये था कि उनकी, ये बिल्कुल उनका ठीक तज्जिया था। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है इस वक्त, और हर चीज़ को अंडर एस्टिमेट करना, उसी तरह माजी में रहना। ये नून लीग माजी में रह रही है ना कि हम जजों को भी काबू कर लेते हैं, उसको भी हायर कर लेते हैं, इसको भी अपने साथ मिला लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को मिला लेते हैं। तो कर लें, देख लें, फिर वो जो करना है वो करके देख लें। जरदारी साहब भी इसको खुशफहमी में मारे गए, पिछले 14-15 साल से सुन रहे थे कि जब से पीटीआई आई है कि नहीं, बीबी साहबा जो 18 सीटों के साथ बैठी थी 1997 में, तो वो दोबारा आ गई थी। ओ भाई, बीबी साहबा ने एक तो शहादत दी थी तो उनकी पार्टी दोबारा आई। दूसरा ये है कि आपकी पार्टी 18 सीटों से अब वो पंजाब की हद तक, तो अगर आप देखें तो वो तो बिल्कुल सिंध में ठीक है, अभी भी है। तो कहाँ खड़े हुए हैं आप इस वक्त? कौन किस डिनाइल में हैं आप? तो ये था कुछ चीज़ें जो आपसे डिस्कस करनी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इजाज़त दीजिए।